नमस्कार। अभी हमारे साथ अली अनवर साहब हैं जो ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के संस्थापक अध्यक्ष हैं और पसमानदा मुसलमानों के हित में इन्होंने काफ़ी लंबे समय से काम किया है। एक तरह से जो पसमानदा शब्द है पहले राजनीतिक हलकों में इस्तेमाल नहीं होता था, आज जो इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है तो उसकी अगर इकलौती वजह कही जाए तो आप हैं। आपने एक पिछड़े वंचित दलित मुसलमानों के लिए एक टर्म विकसित किया और उसके लिए लगातार बातें की और फिर उसको राजनीतिक हलकों में जगह दिलाने की कोशिश की। आज जो वक्फ बिल संशोधन का जो कानून बन गया है उसमें कहा जा रहा है सत्ता पक्ष की ओर से कि इस संशोधन से देश भर के पसमानदा मुसलमानों का बड़ा फ़ायदा होगा। तो ये एक सवाल है जो समझने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। आप ज़रा बताएं कि क्या इससे सचमुच फ़ायदा होगा, अगर फ़ायदा होगा तो क्या होगा, अगर फ़ायदा नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? जी पुष्य मित्र जी, शुक्रिया। वक्फ बिल को लेकर के आप कह रहे हैं तो मैं एक शेर से इसकी शुरुआत करना चाहता हूँ। ज़रूर ज़रूर। वो दुआ जीने की करते हैं, दवा मरने की देते हैं, यही उनकी फितरत है। तो ये जो मौजूदा सरकार है और उसके जो मुखिया हैं, कुछ ऐसा ही उनके बारे में तमाम मुसलमानों की सोच है और ख़ास करके पसमानदा मुसलमानों की में ये सोच बहुत कायदे से उनके अंदर बैठ गई है। अब देखिए, अब इसके फ़ायदे वो गिना रहे हैं। मूल सवाल जो मेरा ये था कि आपने कहा कि पसमानदा के बारे में तो आपने बताया, लेकिन क्या वाकई इस वक्फ संशोधन विधेयक से या जो कानून बन गया है उससे पसमानदा मुसलमानों को फ़ायदा है? बिल्कुल नहीं फ़ायदा है। देखिए, वक्फ की जो कमेटियां होती थी, मुअज्जिन होता था, उसके जो सदस्य होते हैं, एक वक्फ की कमेटी होती है स्थानीय तौर पर, उसका जो जुरिस्प्रूडेंस है, वक्फ का जो दायरा है वहाँ तक, तो वो चुनाव से होता है, इलेक्टेड लोग होते हैं। मुअज्जिन जो होता है वक्फ का, जो वक्फ चलाने वाला मुतवल्ली, सॉरी, मुअज्जिन तो आजान देने वाला होता है। हाँ, मुतवल्ली जो होता है उसका बजाते चुनाव होता है, उसके सदस्यों का चुनाव आम सहमति से या वोटिंग से। उसके ऊपर वक्फ बोर्ड जो है, जो हर स्टेट सरकार बनाती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का वक्फ बोर्ड होता है, तो वो सब गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड लोग होते हैं। अब जो नई व्यवस्था हो गई उसमें वो कह रहे हैं कि एक महिला को रखेंगे, एक पसमानदा को रखेंगे। पहले इसकी कोई रोक नहीं थी कि महिला नहीं रह सकती है। पहले इसकी कोई रोक नहीं थी कि पसमानदा माने हु लेफ्ट बिहाइंड, जो पिछड़े मुसलमान हैं या दलित, उनको नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन व्यवहार में होता ये था, कुछ महिलाएं तो हो जाती थीं, लेकिन व्यवहार में ऐसा होता था कि पसमानदा मुसलमान इक्का दुक्का कहीं होते थे। और उसका हिस्टोरिकल रीजन ये है कि जो राजे, रजवाड़े, नवाब, सुरफा, काजी, बड़े लोग थे, वही लोग प्रॉपर्टी दान देते थे और अपने लोगों को ही, उनके ही लोगों के ट्रेडिशनली चला आता है। एक दो तीन तरह के वक्फ होते हैं, एक अलल औलाद भी होता है। हाँ, वक्फ अलल औलाद। हाँ, तो उसमें तो उनके परिवार के लोग ही रहते थे, लेकिन उनको बेचने का हक नहीं था, उनको केवल देख रेख करने का। इस मुतवल्ली को और वक्फ बोर्ड को भी बेचने का हक नहीं था। ये बात है कि कुछ गड़बड़ियाँ होती थी। तो उस गड़बड़ियों के लिए मुतवल्ली जो करता था नीचे की, वो बिना वक्फ बोर्ड के ये तालमेल के, आप बिना उसके कंसेंट से जायज़ नाजायज़ उसके बिना नहीं होता था। तो इसके लिए दोषी अगर कुछ होता था तो ये गवर्नमेंट, या तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी, उसमें इनका कम दोष होता था।
ज़्यादा दोष उनका होता था। अब ये इलेक्शन का प्रोसेस खत्म, ये जो भी होगा, एक पसमानदा की बात कर रहे हैं, एक महिला की बात, क्या कर लेंगे। अच्छा, हम समझना चाह रहे हैं कि ये जो नियम लागू होगा या केंद्र सरकार के वक्फ बोर्ड में, बिहार सरकार के या राज्यों के वक्फ बोर्ड में ही होगा, या फिर जितने वक्फ हैं सब में होगा? हाँ, सब में होगा, सब में होगा, सब में होगा। सब में एक महिला और एक पसमानदा ना, उसमें भी होगा, इसमें भी वो करेंगे, तो वो सेलेक्ट करेंगे, इलेक्ट नहीं होगा, ये वो सेलेक्ट करेंगे। वो सेलेक्ट करेंगे, पहले इलेक्ट होता था, इलेक्ट होता था, अब नॉमिनेट होंगे। नीचे के स्तर पर इलेक्ट होता था, ऊपर तो सेलेक्टेड थे, नॉमिनेटेड होते थे, नॉमिनेटेड होते थे। जैसे नीतीश जी जिसको चाहते थे वो अध्यक्ष सिया वक्फ बोर्ड या सुन्नी वक्फ बोर्ड दोनों में से। हाँ, पहले तो सिया सुन्नी दोनों का एक था, बाद में अलग अलग भी हुआ। तो ये उनकी मर्जी थी, जब तक एक चले, जब तक बांट दें, ये सब हो। जैसे पिछड़ा वर्ग आयोग में अति पिछड़े भी पहले थे। जब मैं बैकवर्ड कमीशन का मेंबर था तो दोनों एक में थे। नीतीश जी जब आए तो उन्होंने दोनों को अलग अलग किया। हम लोग भी चाहते थे कि अलग अलग हो, हुआ। तो मतलब ये है कि ये जरूर है कि उसमें होगा, लेकिन ये नॉमिनेटेड होगा, नॉमिनेटेड होगा। ऊपर तो पहले से होता था, हाँ, लेकिन नीचे भी, अब नीचे भी नॉमिनेटेड। इलेक्शन खत्म हो जाएगा, इलेक्शन खत्म, वो जिसको नॉमिनेट करेंगे वो होगा। तो एक वो अगर मान लीजिए कि वो कह रहे हैं ऊपर के स्टेट वाले में या सेंटर वाले में पसमानदा महिला को वो रखे, क्या करेगा? अगर उसमें 6 मेंबर हैं, 7 मेंबर हैं, चेयरमैन एगो अलग से है, तो क्या कर लेगा? तो आपके हिसाब से वक्फ में पसमानदा लोगों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए था? देखिए, रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए होना चाहिए था सबसे पहले ये कि जितनी वक्फ की ज़मीनें हैं वो उसमें से 2 तरह की चीज़ें हैं। एक तो रजिस्टर्ड वक्फ है, उससे ज़्यादा अनरजिस्टर्ड वक्फ बाय क्या तो कहते हैं, बाय यूजर, हाँ, उसको कहते हैं। लेकिन ये इस बिल से संकट है कि उसका फैसला विवादास्पद कर देंगे। विवादास्पद कर, हाँ, क्योंकि उसमें अगर विवाद नहीं होगा तो वो हो जाएगा, नहीं विवाद होगा तो उसका ना, कलेक्टर के हाथ में है। हाँ हाँ, कलेक्टर के हाथ में, कलेक्टर पीएमसीएम को देखता है, तो वो जिसको चाहेगा उसको विवादास्पद कर देगा। दूसरी बात ये है कि ये जो वक्फ है, ये आप समझ लीजिए कि इसमें पहले जो व्यवस्थाएं थी उसमें अगर सुधार करना होता तो सरकार लाखों की तादाद में मुकदमे कोर्ट में पेंडिंग हैं, जो सरकार उसका निपटारा नहीं करती है, उस सरकार के खिलाफ है। वो किसी धन्ना सेठ, किसी बाहुबली ने कब्जा कर रखा है। ये लोग जाते रहे, कोर्ट में पेंडिंग है, वहाँ लाखों मुकदमे पूरे देश में पेंडिंग है। या कोई लोकल गुंडा है, बदमाश है, दबंग है, कब्जा कर लिया है, तो बहुत सारी ज़मीन सरकार के कब्जे में है, तो सरकार उसको जो डिस्प्यूट कोर्ट में वो ख़त्म कर देगी, उसका डीएम फैसला कर देगा कि वहाँ है। अब उसको कोई आप कोर्ट में जाइए, कौन आदमी जाएगा? डीएम का जो प्रभाव बढ़ गया, ये एक दिक्कत की बात है। हाँ, हम ये कह रहे थे कि पसमानदा लोगों के लिए फिर क्या होना चाहिए? पसमानदा लोगों के लिए सबसे बड़ा जो ज़रूरी चीज़ है कि भाई आप उनकी ज़मीन में आप शिक्षा का इंतज़ाम कीजिए, शिक्षा का इंतज़ाम कीजिए। उनके लिए वजीफ़ा मिलता था, जो कमज़ोर लड़के थे उनके लिए मौलाना आज़ाद फेलोशिप था, आपने बंद कर दिया। हर तरह का फेलोशिप बंद कर दिया। मतलब उनके बेहतरी के लिए योजनाएं बननी चाहिए, योजनाएं बननी चाहिए। रिप्रेजेंटेशन का सवाल, उनके लिए रोजगार का इंतजाम होना चाहिए। उससे भी जरूरी है, सबसे पहले आदमी के जान की हिफाजत है। मॉब लिंचिंग में जितने लोग मारे गए हैं अभी तक, मैं तो सब जगह गया हूँ,
राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, सब जगह जहाँ जहाँ मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं, सब जगह गया हूँ और मैंने देखा है कि पसमानदा मुसलमान 99% मॉब लिंचिंग में, गो रक्षा वाले आंदोलन में सब पसमानदा मुसलमान मारे गए। तो उन पर दूसरे तरह का खतरा ज़्यादा है। हम ये समझना चाह रहे हैं कि आप तो इस चीज़ को बेहतर समझ रहे हैं, क्या देश का पसमानदा मुसलमान इस फैसले से खुश है या वो कन्फ्यूज़न में है? कन्फ्यूजन में ही नहीं है, वो नाराज है कि ये संपत्ति गड़बड़ी थी, करप्शन था, लेकिन इस सरकार की मंशा एक ट्रस्ट डेफिसिट का भी सवाल है। इतना बड़ी खाई है। देखिए, डॉक्टर पर भरोसा रोगी का अगर नहीं होता है तो दवा भी असर नहीं करती है। वो मौलवी गंदा तावीज दे देता है, उससे भी वो थोड़ा रोगी राहत महसूस करता है। वो पंडित जी और साधु बाबा भभूत दे देते हैं, उससे भी वो अंधी विश्वास कह लीजिए, लेकिन उससे भी राहत महसूस करता है। मतलब कुल मिला के ये है कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि डॉक्टर पर भरोसा नहीं है। डॉक्टर पर भरोसा नहीं। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है कि डॉक्टर पर भरोसा नहीं है। कोई दवा नहीं है। बाकी इलाज कैसा है वो बात की बात है। पहले डॉक्टर पर भरोसा नहीं है। और भरोसा नहीं है, इसकी वजह है, आप बिल्किस बानो तो पसमानदा है। सबसे पहले जब घटना हुई तो आपको हैरत होगी, मैंने मीडिया को ये बताया कि बिल्किस बानो पसमानदा है, घाची बिरादरी की है। अच्छा। गुजरात में घाची बिरादरी पसमानदा में आती है। जिस बिरादरी से हमारे प्रधानमंत्री जी जो हिंदू हैं, तो हिंदुओं में भी घाची होती है, मुसलमानों। कहा ना कि दोनों तरफ होता है। भूमिहार मुसलमान में भी होते हैं, हिंदू में भी होते हैं, राजपूत भी होते हैं, ब्राह्मण तरह की जातियां भी, दलित भी हैं, आदिवासी भी हैं, सब हैं। तो ये है। तो एक तो अगर 7 बच्चे उसके बिल्किस बानो के मारे गए, एक बच्ची को तो सबसे छोटी थी पटक करके मार दिया गया, सामूहिक बलात्कार हुआ। अगर उनको पसमानदा के चलते एक न्याय मिल जाता, जो जेल आजीवन, कोर्ट ने तो न्याय दिया था, आजीवन जेल की सजा दी थी करके, लाख सरकार की कोशिशों के बावजूद कि जो हत्यारे हैं उनको बचा लिया जाए, लेकिन कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। उसके बाद उस बीच अवधि में उनको इलेक्शन पर्पस के लिए छुड़वा करके लाया गया। अब फिर कोर्ट में सुनवाई हुई तो फिर उनको जेल भेजा गया। तो उसको हम लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि एक नज़ीर पेश कर दिया जाता अगर, तो एक विश्वास न सिर्फ गुजरात में बल्कि पूरे देश में ये एक मिसाल बनती। और वो भी स्टेट गवर्नमेंट का नहीं था, वो होम डिपार्टमेंट, भारत सरकार के परमिशन से वो छोड़े गए थे। आपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात अभी कही कि सवाल इलाज का नहीं है, सवाल डॉक्टर पर भरोसे का है। लेकिन मैं जब 2004-05 में जाता हूँ, 5 में ख़ास तौर पर, आपके नेतृत्व में पसमानदा मुसलमानों ने नीतीश कुमार पर भरोसा किया और लगा कि ये ठीक हैं और इनसे पसमानदा मुसलमानों को फ़ायदा होगा। इसकी क्या वजह थी, क्या कहानी थी? देखिए, कहानी ये थी, कहानी तो थोड़ी लंबी है, लेकिन मैं बताइए। आप आराम से बताइए। देखिए, आप जानते हैं कि 2005 में विधानसभा के 2 चुनाव हुए। जो पहला चुनाव हुआ, उस चुनाव में हम लोगों का कोई रोल नहीं था। हम लोग तब तक किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। 2005 के पहले चुनाव में विधानसभा 74 सीट आया आरजेडी को, लालू जी की पार्टी को, 54 सीट आया नीतीश जी की पार्टी को, जेडीयू को, और 29 सीट आया रामविलास जी की पार्टी, लोजपा को। सरकार नहीं बनी किसी की, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। रामविलास जी अगर मिल गए होते तो बन सकती, सत्ता की चाबी कह रहे थे कि हमारे पास है, तो वो सरकार चाबी काम नहीं आई, उनकी पार्टी भी टूट गई, सरकार भी नहीं बनी, बाद में पार्टी भी टूट गई। जो दूसरा चुनाव आया
तो उन दिनों हम लोगों का काम चल रहा था। तो हम लोगों की देखिए आप जो है इस किताब के आने के बाद एक्टिविज्म में आ गए थे और पसमानदा लोगों के मुद्दे आंदोलन पर चला रहे थे। और उसमें कई बार उसके पहले लालू जी चूँकि चीफ मिनिस्टर थे बिहार तो के। बिहार के लालू जी थे, राबड़ी जी थे। हाँ, राबड़ी जी भी बीच में हुई, लेकिन लालू जी भी थे एज ए चीफ मिनिस्टर। हम लोगों के कई सम्मेलनों में आए थे। हाँ, वही नहीं आए, मैंने किशन पटनायक जी आए, सुरेंद्र मोहन जी आए, रवि राय जी आए, इस तरह के समाजवादी पृष्ठभूमि के लोग आए। तो हमारी एक और किताब आई थी 2004 में, गांधी मैदान, रामलीला मैदान दिल्ली में उसका विमोचन हुआ था। उसका नाम है दलित मुसलमान। दलित मुसलमान। ये जो किताब आप हमारे सामने रखी है, जी जी, ये क्या उसके नहीं उसके अलावा की तो ये किताब है संपूर्ण दलित आंदोलन पसमानदा तसव्वुर। ये राजकमल प्रकाशन से आई है, लेकिन ये दूसरी किताब का जिक्र कर जी जी, मैं भूल गया, वरना वो भी ला करके आपको दिखा देता अपनी लाइब्रेरी से। तो वो आ गई थी, और उसके प्रभाव में हमने बताया कि सरकार ने दो सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन बना। यही नहीं, इस मूवमेंट का असर ये भी हुआ कि बिहार गवर्नमेंट ने हमारा जो सवाल था, लालू जी के नेतृत्व वाली सरकार ने सर्वसम्मत से एक प्रस्ताव विधानसभा से पास करके केंद्र सरकार को भेजा। क्या प्रस्ताव था? वो प्रस्ताव था कि मुसलमानों में भी दलित की तरह की जातियां हैं, उनको वो सहूलत मिलनी चाहिए। यही प्रस्ताव, आरक्षण जैसी सहूलियतें, आरक्षण जैसी और दूसरी जो सहूलियतें हैं मिलनी चाहिए। और इसी तरह का एक प्रस्ताव, हालांकि जानते हैं इस तरह के प्रस्ताव वगैरह आते हैं ठीक चुनाव के पहले। हाँ, तो यहाँ भी हुआ, ठीक यही बात हुआ। हालांकि हम लोग यहाँ भी आंदोलन कर रहे थे, यूपी में भी आंदोलन कर रहे थे। यूपी विधानसभा का घेराव तक हम लोगों ने 2 बार किया था इन सब सवालों को लेकर, आर्टिजन की, बुनकरों की हालत को लेकर, दलित मुसलमानों के हालत को लेकर के, उनके मांगों को लेकर के घेराव किया था। तो उस समय तो कुछ नहीं होता है, लेकिन चुनाव जब आया, मुलायम सिंह जी की सरकार थी, तो उन्होंने भी प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भेज दिया था। उसके देखा देखी, चूंकि उस समय बहन मायावती जी अपोजिशन में थी, उन्होंने पूरा 1 पेज का विज्ञापन निकाल करके भेजा, अखबारों में आया कि इस मांग के सपोर्ट में हम भी हैं। एक चीज उसमें किया जिस बात को हम लोग पहले से कर रहे थे, उन्होंने किया कि आरक्षण मिले दलित मुसलमानों को, दलित ईसाइयों को। हम लोगों की दोनों मांग थी, दलित मुसलमान, दलित ईसाइयों की। हाँ, क्योंकि ईसाइयों में भी इसी तरह से भी। हाँ, तो उनका, बहन जी का ये था कि मिले, लेकिन दलित का जो एग्जिस्टिंग कोटा है उसको इन्हांस करके बढ़ा करके मिले। जिस बात की मांग में हम लोगों को पहले से ही शामिल था, हम लोग कह रहे थे। ये तो शायद नियम भी है, ये नियम भी है। हाँ। ये नियम भी है, हम लोग कह रहे थे ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो, दलित, हिंदू दलित भाइयों से जिसके हम उस कंपार्टमेंट में ले जाए, उनके बीच कोई टकराव नहीं, हकमारी जैसी बात ना आवे। तो पहले हम लोग अपना स्टैंड क्लियर कर रखते थे। यही नहीं, ये आंदोलन की खनक ये आंध्र प्रदेश तक भी गई, जबकि आंध्रा एक प्रदेश था, तेलंगाना नहीं बना था। वहाँ जो एक चीफ मिनिस्टर थे जिनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु, वाईएस रेड्डी। हाँ, तो उन्होंने हेलीकॉप्टर दुर्घटना में से 15-20 दिन पहले उन्होंने प्रस्ताव पास, उधर क्रिश्चियन भी बहुत थे, तो उन्होंने मुस्लिम और क्रिश्चियन दोनों के सवाल को प्रस्ताव पास करके सेंटर को भेजा। वो भी शायद क्रिश्चियन थे, वो भी क्रिश्चियन थे, तो उन्होंने भी भेजा था। तो ये सब ये हो रहा था। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि
उनकी रिपोर्ट भी आई सच्चर कमेटी की, रंगनाथ मिश्रा कमीशन का रिपोर्ट पर, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर तो कुछ अमल भी शुरू हुआ था, लेकिन रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट 1.5 साल तक दबी रही। मैंने पार्लियामेंट में उसमें हंगामा किया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सदन की कार्रवाई स्थगित कराई। लोग कहते ये तो जब आप राज्यसभा गए तब मेंबर थे हम, ना, उससे पहले की बात। उससे भी पहले, उसी की बात कर रहे हैं। आप राज्यसभा में कब गए थे? हम 5 में चले गए। हाँ, तो हम तो 6 में हम तो 5 से पहले की बात पूछ रहे हैं कि आप कैसे हाँ लोगों के हाँ, साथ अब आए? आते हैं। हम थोड़े भटक गए थे उधर। देखिए, चुनाव में सरकार नहीं बनी, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, फिर जो दूसरे चुनाव की घोषणा हुई 6 महीना के बाद, तो हमको नीतीश जी, लालू जी, रामविलास जी, ये तीनों हमको संपर्क करने लगे कि हमको आप मदद कीजिए चुनाव में, हम आप लोगों की सवाल को हम एड्रेस करेंगे। इसका मतलब ये था कि पसमानदा मुसलमान उस वक्त तक जागरूक हो गए थे। हाँ, और एक हद तक जागरूक हो गए थे। और चूंकि ये नया था, अखबारों में सब जगह छप रहा था, और कई सम्मेलन में बड़े बड़े नेता आ रहे थे, तो इस सब चीज में इसका तो इन लोगों ने आपसे संपर्क किया कि हमारा समर्थन करें अगले चुनाव में। तो हमने कहा, ये उन लोगों के सामने एक शर्त रखी कि देखिए, हम अकेले कौन होते हैं, हम एक सम्मेलन बुलाते हैं यहाँ श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में, आप लोग आइए, आप तीनों आइए। अलग अलग कहा, हमने ये बात छिपाई नहीं। नीतीश जी ने कहा तो उनसे भी कहा कि भाई हम तीनों को बुलाएंगे, आपको भी, ये भी। उनसे कहा कि तीनों हमसे संपर्क कर रहे हैं, तो कोई गिला शिकवा शिकायत किसी की नहीं रहे, और जो भी हो ओपन रहे। मैं कोई डिसीजन देने वाला अकेले नहीं, और हमारा लीडरशिप जो छोटा सा संगठन है, कोई बड़ा संगठन है नहीं, फिर भी उसकी विचार की जो शक्ति है, जो कहा जाता है ना कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, तो विचार पहुँच गया था। तो वो संगठन ही काफ़ी नहीं था, सब लोग रहे जितने लोग। तो हमने कहा, तो पहले तो इन तीनों ने मना किया कि कैसे होगा, अगर ये होता तो हम लोग सरकार नहीं बना लेते, यही नहीं हुआ तभी ना फिर से चुनाव होना पड़ रहा है। तो हमने कहा कि छोड़ दीजिए, हम करेंगे। लेकिन एक दूसरे से पता लगा रहे थे कि अगला क्या कर रहा है, कहीं वो तो मत जा रहा है। तो सबसे पहले नीतीश जी ने हामी भर दी कि ठीक है, हम आप बुलाइए, हम रहेंगे। ये पता चल गया होगा लालू जी को, फिर उन्होंने कहा कि हम भी आएंगे, फिर रामविलास जी ने भी कहा कि हम भी आएंगे। डेट तय हुआ। एक बात हमने मीडिया को नहीं बताई, जो इन लोगों ने कहा कि ठीक है बुला रहे हैं, लेकिन एट ए टाइम तीनों को मत बुलाइए, अलग अलग समय दीजिए। तो हमने कहा कि ये ठीक है। पहले नीतीश जी का टाइम तय हुआ, फिर बीच में लालू जी का, फिर रामविलास जी। तारीख आपको कुछ याद है क्या, या महीना? अब देखिए, हम थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन में कमज़ोर हैं। महीना याद है? महीना, अब इलेक्शन जब हुआ, इलेक्शन से 2 महीना पहले, मतलब ये सितंबर, अगस्त सितंबर के आसपास। हाँ, देख लीजिए, मैंने ठीक इसी तरह से। तो ये हम भूल जाते हैं, हम अपने बच्चों का जन्म तिथि नहीं, मोबाइल नंबर नहीं, अपना छोड़ करके कुछ नहीं, उन लोगों का नाम भी हम भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, आप बताइए। हाँ, तो ये हुआ, तो एक दिन पहले सम्मेलन के रामविलास जी का दिल्ली से फ़ोन आया जी कि अनवर साहब देखिए, हमको तो फूड पॉइजनिंग हो गया, हमारा कल ही से प्रोग्राम सब ये है, हम सोच रहे थे कि अगर ठीक हो जाए तो हम जाएंगे, लेकिन डॉक्टर लीजिए, ये बात कर लीजिए, ये डॉक्टर अलाउ नहीं कर रहे हैं अभी पूरी तरह से। उन्होंने अपने डॉक्टर से आपकी बात कराई? कहा कि लीजिए। हमने उनको कहा कि सर ऐसा मत कीजिए, आप पर भरोसा है, इतनी बात के लिए आप गलत क्यों बोलिएगा। से आप कोई बीमार पड़ सकता है, हम भी बीमार पड़ सकते हैं, से आप पर पूरा भरोसा, कोई बात नहीं, आप स्वस्थ हो जाइए, हम लोगों की प्रार्थना है जल्दी स्वस्थ हो जाइए। तो कहा कि नहीं लीजिए, थमा दिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने बताया, तो हमने कहा कि यही बात कहा कि अरे हम बड़े नेता हैं, हम लोग के बिहार में तो सबसे उम्र में बड़े हैं, उम्र में बड़े। तो उनकी बात पर हम लोग क्यों ये करें। खैर,
लेकिन देखिए, एक पत्रकार का जो ये मन का चोर कहिए या जो कहिए, न्यूज़ को हर चीज़ को डाउटफुल देखता है। उनसे कह तो ईमानदारी की बात है, मैंने दिया, लेकिन मैंने चेक किया कहीं कि एस्केप तो नहीं कर रहे हैं। तो हमने अपने कुछ मित्रों को लगाया, तो उन लोगों ने रिपोर्ट दिया कि नहीं नहीं, वाकई ये बीमार हैं, एक दिन पहले से और बीमार हैं, और वहाँ का भी सब कार्यक्रम इनका कैंसिल होगा और यहाँ आने का प्रोग्राम था उनका। बहरहाल नीतीश जी आए, लालू जी आए। नीतीश जी आए तो हम लोगों का, नीतीश जी और लालू जी दोनों आए। दोनों आए। नीतीश जी ने कहा कि हम आपके तमाम मांगों से हम एग्री करते हैं। हमारी बिहार में सरकार बनेगी तो हम पूरी कोशिश करेंगे, हमारे स्तर पर जो करना होगा आप लोगों का हम एम्पावरमेंट करेंगे, सशक्तिकरण करेंगे, आपकी जो भी समस्या है वो हम दूर करेंगे। उन्होंने वादा किया। और ये भी कहा कि अभी हम एक एमपी हैं, हम लोकसभा में आपके सवाल को उठाएंगे। और इत्तेफाक की बात है कि वो लोकसभा की कार्रवाई 1-2 दिन के बाद शुरू होने वाली थी, उन्होंने जाके वहाँ इस सवाल को उठा दिया। जब उठाया इस सवाल को, तो उस समय प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा साहब नेता थे, बीजेपी संसदीय दल के नेता थे। उनमें और इनमें बकझक हो गई, हीटेड डिस्कशन हो गया। उस समय चूंकि एनडीए में थे, हाँ दोनों एनडीए में। हाँ, तो क्यों ये हुआ? वो देखिए, सूत्र वाक्य हम लोगों का था ये, जो हम लोगों ने उसमें लिखा था पर्चे में, कि धर्म बदलने से आदमी की सामाजिक स्थिति नहीं बदलती है। रिलीजन चेंज करने से सोशल स्टेटस नहीं बदलता। ये हमारी ये थी, और ये हमारी ही बात नहीं है, तमाम सोशल साइंटिस्ट इसको मानते हैं। तो वही स्थापना थी हमारी। इसी बात को उन्होंने कहा था बस, कि धर्म बदलने से सामाजिक स्थिति नहीं बदलती और इनको सुविधाएं मिलनी चाहिए। हाँ जी। बस वो भड़क गए प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा साहब। उनका क्या कहना था? उनका कहना था कि ये आप तुष्टीकरण की राह, आप हमारे एनडीए में है। इन्होंने कहा कि एनडीए में रहने का मतलब ये तो नहीं है कि आप ये करेंगे, आपकी हर बात को हम मानेंगे, हमारी अलग समझ है, हम ये करेंगे। बहरहाल ख़त्म हुई, संक्षिप्त बात थी। उसके बाद पांचजन्य ने, नीतीश जी जब निकले पार्लियामेंट से इसके बाद, तो हमको फौरन फ़ोन किया। अच्छा। फ़ोन किया कि आप देखिएगा से इस तरह की बात हो गई है, से आप वॉच कीजिएगा अखबार, टीवी वगैरह। तो हमने कहा कि ठीक है सर। हम लोगों को थोड़ी उनके प्रति सिंपैथी हुई, और अखबार में दूसरे दिन आई हुई ये बात। और ज़्यादा विश्वास तब बढ़ा कि पांचजन्य ने एक बड़ी स्टोरी फर्स्ट पेज पर कर दी कि अब ये भी चले मुस्लिम तुष्टीकरण इस बात के कारण। हाँ, तो वो जो लाइन लिया प्रोफेसर साहब ने, बीजेपी के नेता ने, वही लाइन पर स्टोरी भी उनके अखबार में छप गई। तो ये भरोसा तब आपको लगा कि ये एनडीए में रहते हुए भी हम लोगों की मांग के लिए अपने पार्टनर से, माने बड़े नाराज भी करने के लिए तैयार हैं। बावजूद इसके, ईमानदारी से मैं आपको कहूं कि उस समय तक हम लोग डर रहे थे और संकोच कर रहे थे, चूंकि ये बीजेपी के साथ थे। अब आप देखिए, लालू जी आए, तो लालू जी ने कहा कि आप लोगों की मांग से हम सहमत हैं, हमारी सरकार बिहार में आप बनाइए, तो हम आप लोगों की मांग को माने हम बढ़ावा देंगे और ये करेंगे। और अभी उस समय रेल मंत्री थे, अब आइए, इस हफ्ते को छोड़ दीजिए, इसके अगले वाले हफ्ते में आप दिल्ली आइए। उन्होंने भोजपुरी में कहा, उसी मीटिंग में ऐलान किया कि अनवर भाई आप एक डेलीगेशन ले करके आइए
अपना संगठन का हम सोनिया जी से और मनमोहन सिंह जी से मिलाएंगे आप लोगों को और आपकी पैरवी करेंगे वहाँ। ठीक। एक तो नीतीश जी का ये मामला आ गया था, उनका ये आ गई बात हम लोगों के जहन में। अब रहा लालू जी का ये, तो उस समय तक हम लोग लालू जी को ही प्रेफर कर रहे थे। और उसका एक सबूत ये है कि वो जो मैगजीन निकला उसके बाद तुरंत, तो उसमें जो लालू जी बोल रहे हैं उनका ऊपर दिया, नीतीश जी का नीचे हम लोगों ने। कौन सी मैगजीन? पसमानदा आवाज। अच्छा, पसमानदा आवाज पत्रिका आप लोग प्रकाशित करते थे। तो निकाला, उससे हमारा प्रेफरेंस जाहिर होता है। वहां हम लोग गए, दिल्ली गए आप लोग? दिल्ली गए इस सप्ताह छोड़ करके अगले सप्ताह। उसके बाद आप हैरत कीजिएगा, उस हमारे डेलीगेशन में आंध्र प्रदेश से और बंगाल से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, हरियाणा से, दिल्ली से लोग, माने 25 आदमी हम लोग जुटे। तो हमारे डेलीगेशन में पीएस कृष्णन साहब भी थे जी, जो रिटायर्ड आईएएस थे, केरला के थे, ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, लेकिन सोशल जस्टिस के प्रति जैसा उनका कमिटमेंट था, एक तरह से कहिए वो हम लोगों के थिंक टैंक थे। हम लोग उनसे सलाह लिया करते थे। तो उनको वो भी डेलीगेशन में मिलने के लिए आए थे। गुड़गांव में रहते थे, वहाँ से आए थे, रिटायर हो गए थे। और मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू कराने में उनकी अहम भूमिका रही। वो उनका इंतकाल हो गया। एक इब्राहिम कुरैशी साहब थे, माइनॉरिटी कमीशन के मध्य प्रदेश के चेयरमैन, वो भी हमारे डेलीगेशन में थे। संयोग से उनका भी निधन हो चुका है। एक अशफाक हुसैन अंसारी, एक्स एमपी, उत्तर प्रदेश महाराजगंज, इंदिरा जी के समय के वो एमपी थे। मतलब कई बड़े लोग थे। तो वहाँ पर आप समझ लीजिए कि हम लोग गए, 2 दिन का रिजर्वेशन संपूर्ण क्रांति से हम लोग यहाँ से गए थे और राज्यों से लोग आए, और पहाड़गंज में 150-200 का होटल लेकर के। तो फिर वहाँ आपकी मुलाकात हुई इन लोगों से? और वहाँ सब लोग हम लोग जुटे। नहीं, ये सोनिया जी से और मनमोहन? नहीं, वही बता रहे हैं, वही आ रहे हैं। जब हम लोग लालू जी को फ़ोन करने गए, हम गए, स्नान वगैरह किया, नाश्ता वगैरह करके, और हमने फ़ोन किया। लैंडलाइन लालू जी का था, लालू जी के लैंडलाइन पर हम फ़ोन किया, तो उठा लिया फ़ोन। तो हमने कहा कि लालू जी से कह दीजिए कि उन्होंने कहा था, पटना के सम्मेलन में आए थे, अपना नाम बताया और कहा कि हम लोग आए हैं मिलने के लिए डेलीगेशन से, उनसे कहिए मैंने हम लोग आ गए हैं, मिलना चाहते हैं उनसे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है सर, हम जाके कह देते हैं। फिर फ़ोन नहीं आया, 1-2 बार फ़ोन किया उनका। हमने कहा कि बता दीजिएगा, कृपया करके बता दीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है सर, साहब जैसा कहेंगे बता देंगे। कोई फ़ोन नहीं आया, 2 बार 3 बार किया, नहीं आया। फिर हमने दोपहर में किया, तो दोपहर में किया तो फिर वही वैसा ही जवाब है थे। तो उन्होंने कहा कि सर हमने कह दिया है, लेकिन साहब कुछ बोले नहीं। उनके पीए होंगे या जो होगा, जो भी लोग सहायक होंगे, हाँ, उनसे कुछ कहा नहीं। हमने बता दिया आपका नाम, और हमने पुर्जी पर लिख लिया था, और पुर्जी भी उनको दे दिया। उनको कह भी दिया कि इन लोगों का डेलीगेशन आपके बुलावे पर आया है, सोनिया जी से, मनमोहन सिंह जी से मिलाने के लिए। ये हुआ। दोपहर में हम लोग फ़ोन किया, नहीं उठाया। तीसरे पहर फ़ोन किया, फिर मैंने 5 बजे के टाइम में, तो फिर वो आदमी उठा लिया, कहा कि सर आपको तो कह दिया कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कैसे आपको, हम तो भाई एक बार और कह दीजिए। तो उन्होंने बहुत आरजू मिन्नत करने के बाद कहा कि ठीक है, हम कह देंगे। फिर हम लोग चले आए। फिर हम लोग, कोई जवाब नहीं आया, एक आध बार फ़ोन भी किए, नहीं आया।
जवाब। तो समझ लीजिए कि हम लोगों ने हम लोग आए अपना होटल में, तब तो रात में ये आया, पटना से फ़ोन गया आपके पास? हाँ, हमारे बाकी साथी सब तो नहीं गए थे, कुछ लोग को, कि भाई यहाँ एक पोस्टर छपा है यहाँ, उसी श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक मुसलमानों का सम्मेलन हो रहा है, उसमें आ रहे हैं लालू जी मुख्य अतिथि हैं, और उसमें आ रहे हैं मौलाना अरशद मदनी, महमूद मदनी साहब के फादर। अच्छा। तो शायद असद मदनी उनका नाम था, हाँ कर लिया। तो वो आ रहे हैं और दिग्विजय सिंह आ रहे हैं, कांग्रेस के नेता, संभवतः दिग्विजय बाबू उस समय कांग्रेस के, बिहार कांग्रेस के प्रभारी भी थे। अच्छा। तो आ रहे हैं, तब हमको माथा ठनका कि ओ ये तो पॉलिटिक्स हो गई, हम समझ गए। क्या उन लोगों का क्या था? उन लोगों का बाद में जो हमने पता लगाया, पॉलिटिक्स ये थी कि दिग्विजय बाबू को लेकर के मौलाना और भी लोग थे मुस्लिम, जो हम लोगों के एक ट्रेडिशनली जो पॉलिटिक्स, मुस्लिम पॉलिटिक्स पर जो लोग काबिज थे, उनके कान खड़े हो गए थे। और लालू जी के अगर हम लोग के धीरे से कह दिए होते कि आइए डेलीगेशन, तो पता नहीं चलता, तब तक हम लोग मिल लेते। लेकिन जो मीटिंग में ऐलान कर दिया तो सब सुन लिए लोग, तो ये बात से अलर्ट हो गए और दिग्विजय बाबू को लेकर के और मौलाना जो असद मदनी साहब हैं, ये लोग चले गए लालू जी के। क्योंकि जो मुसलमानों की पारंपरिक राजनीति है वो पसमानदा राजनीति को स्वीकार नहीं कर रही थी तब तक। वो चले गए और उनसे ये बताया जाता है कि उन्होंने कहा कि देखिए वो तो झोला लेकर के घूमते रहते हैं, उनकी क्या हैसियत है, से आप उनको इतना मत तरजीह दीजिए, इतना मत बढ़ावा दीजिए। उनके फेर में क्यों है, उनसे कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ नहीं होगा, से हम लोगों को आप नाराज़ कीजिएगा तो दिक्कत होगा। तो लालू जी डर गए और इसीलिए आपसे उन्होंने अवॉइड किया मिलने से। अब हम लोग करते क्या, वहाँ ये हैसियत तो हम लोगों की थी नहीं, एमपी तो मैं था नहीं, या और कुछ एमपी भी हो करके प्रधानमंत्री और सोनिया जी से मिलना इतना आसान तो होता नहीं है अचानक कि कोई आए मिल ले। तो हम लोग कोई प्रयास भी न किए, ना ऐसा कोई आदमी हम लोगों को था पॉलिटिकल जो ऐसा प्रयास करता। हम लोग बैरन वापस आए, आने से पहले कुछ दिन हम लोग मीटिंग किए, सेकेंड डे दोपहर में हम लोग बैठे और जितने लोग थे उनका ये था कि नहीं भाई, नीतीश को एक बार मौका देना चाहिए, देखना चाहिए और देखना चाहिए। और जो हमने रिपोर्ट की कि नीतीश जी जो हमसे बातें हुई हैं कई राउंड में, तो वो आते रहे, हमारे घर पर भी आए और फ़ोन पर भी बात हुई। एक बार जब रेल मंत्री थे और इस किताब का विमोचन कह रहे हैं, इस किताब का के लिए हर 3 महीने पर प्रोग्रेस रिपोर्ट देने हम श्रीकांत जाते थे, तो एक बार हम लोगों का टिकट कंफर्म नहीं हुआ था संपूर्ण क्रांति में और नो रूम हो गया था। तो श्रीकांत जी ने फ़ोन किया उनको कि हम लोग आए हैं, तो उनका स्टाफ दिया उनको फ़ोन, तो आए हैं, टिकट नहीं हो रहा है, नो रूम हो गया है। तो हंसने लगे, कहा कि से हम करा देंगे, आप करा दीजिए, श्रीकांत थोड़ा वोकल है। और उन्होंने कहा कि अली अनवर साहब भी हमारे साथ हैं, तो उन्होंने कहा कि एक शर्त है कि आप लोग रात का खाना हमारे साथ खाइए। तो उन्होंने कहा कि कैसे आएंगे, हम लोग डेरा भी नहीं देखे हैं और हम लोग तो दूर ठहरे हैं। तो कहाँ ठहरे हैं? तो बिहार में। अरे बिहार में दूर है से, ठीक है, आपकी गाड़ी आपको जाएगी लेने और फिर छोड़ भी देगी वहाँ से, आप लोग आइए। तो वहाँ हम लोग थोड़ा सवेरे चले गए, गपशप। अब नीतीश जी इतना लंबी बातचीत की कि 11 बजा दिए और उन्होंने बताया
कि नीतीश जी देखिए कई बार कह चुके थे हमको, टारगेट उनका पता नहीं, अखबार में रहने से, कुछ लिखने उखने से, इंटेलिजेंट आदमी तो थे ही, कि अरे ये मैंने, हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, ये लालू जी का के फेरा में अली अनवर साहब हम लोगों की तरफ ही देखेंगे। एक बार ये एक टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर थे नलिन वर्मा, उनके भाई की शादी थी पीएमटी कॉलोनी में, तो हम नहीं देखे, हम गए उधर ही, हम रहते थे, तो परिवार के बच्चों के साथ, वाइफ के साथ गए इनके ये में रिसेप्शन में शामिल होने के लिए नलिन वर्मा के भाई के, तो हम देखे नहीं, फुल वेपर लाइट वगैरह फोक्स वाला जल रहा था, तो हम नहीं देखे कि नीतीश जी भी बैठे हुए हैं। तो किसी ने कहा कि अली अनवर साहब तो कहा कि अरे हमको नहीं देखते हैं, वो लालू जी को सिर्फ देखते हैं। मजाक किया, हंसी उसे, हमने कहा सर ऐसे खाएं बात करते हैं, हम लोगों को क्या। दरअसल देखिए लालू जी जो पहले आए थे पहले टर्म में, तो बहुत लोग उनको हकारत की नज़र से, मीडिया के लोग भी, लोग खास करके अपर कास्ट मीडिया निश्चित तौर पर, हाँ। तो हम लोग इनको सपोर्ट करते थे कि भाई इनको मौका मिलना चाहिए, और ऐसा नहीं है ललुआ कहते थे, ये वो कहते थे, हम लोग उसको, कई पत्रकार थे उसमें, श्रीकांत भी थे, उसमें हेमंत जी भी थे, उसमें उस समय तक सुरेंद्र किशोर जी भी थे, इस विचार के कि नहीं लालू को इस तरह से ह्यूमिलिएट करने वाली बात नहीं होनी चाहिए। हम लोग मीडिया के लोग हैं, वो कुछ अभी तो शुरू ही किए हैं, तभी एक पूर्वाग्रह से हम लोग ग्रसित लगते हैं बोली वचन में, तो हम लोगों का ये ख्याल था, तो उसी बात को मैंने वो कहते थे, मैंने ये इनके पक्ष में हमारी तरफ नहीं देखा। हाँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी हम लोगों का, किसी का भी, तीनों का नाम लिया। तो आप समझ लीजिए कि नीतीश जी ने वहाँ बताया कि हम जेल में भी थे, आरएसएस वालों, बीजेपी वाले लोग इतने खराब लोग हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, से क्या करें, मुस्लिम वोट हमको नहीं मिलता है, अगर मुस्लिम वोट मिले तो हम तो इनको माने किनारे कर दे, कौन चाहता है कि बैसाखी पर रहें, इन लोगों के बैसाखी पर। ये तो उन्होंने कहा, हाँ, हम सोशलिस्ट हैं, इन लोग जानते हैं, इन लोग को नस नस से वाकिफ़ हैं, इनकी विचारधारा में विभेद है, और जो कहते हैं करते नहीं है, कथनी करते, मतलब उनका कहना था कि हम उस तरह के व्यक्ति हैं नहीं, समाज मजबूरी में इनके साथ हैं, क्योंकि बिना पावर में आए हम जनता के लिए, बिहार के लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन इनसे हम दूर जाना चाहते हैं। हाँ, तो ये सब बातें दिमाग रूपी कंप्यूटर में थी, तो हमने बताया, तो लोगों ने कहा कि नहीं, नीतीश जी की एमपी रह चुके थे, और उनका स्पीच वगैरह भी बहुत इन लोगों के खिलाफ एमपी रहते होता था, जब बीजेपी से अलायंस नहीं था तब, या बीजेपी से अलायंस होने के साथ भी बहुत रिजनेबल बात बोलते थे, कोई भड़काऊ बात नहीं बोलते थे, जैसे जॉर्ज फर्नांडिस बाद में बोलने लगे थे, वैसी बात इन्होंने कभी नहीं की। तो लोगों ने कहा कि नहीं, इनको देखना चाहिए। फिर भी हम लोगों ने कहा कि ठीक है, आप लोग हैं पूरे देश के, लेकिन बिहार के लोगों को, इसमें से तो कम ही लोग आए हैं, 2-3 लोग आए हैं, हम लोग से बिहार के कमेटी को हम लोग बैठा के, लोगों को बैठा करके तय करेंगे। आए, बैठक हुई एक होटल में, और साधारण होटल था, हमारे गांव का एक आदमी का होटल था, उसी होटल में बैठक हुई, और हम लोगों ने ये फैसला किया कि इनके साथ जाएंगे। इनके साथ। तो इन परिस्थितियों में आपने तय किया कि नीतीश जी के साथ जाएंगे। हाँ। अब उसके बाद एक सवाल उठता है कि क्या नीतीश जी के साथ पसमानदा मुसलमानों के जाने का उनको कोई फ़ायदा हुआ आपस में? हाँ, फायदा हुआ, और ये बातें इलेक्शन के तुरंत बाद और इलेक्शन के दरमियान भी बहसों में मोटा मोटी कंसेंसस बन गया था उनमें और हम में। आपको हम बताएं कि जब हम लोगों ने घोषणा किया, चुनाव प्रचार शुरू हुआ, 1 महीने का चुनाव प्रचार था, उसमें 25 दिन हमको हेलीकॉप्टर पर ले करके अब पूरे बिहार में वो घूमे, पूरे बिहार गए, और हमारा पोस्टर्स तमाम जहाँ जहाँ हम लोग जाते थे। उस समय तक आप राजनीति में नहीं थे, लेकिन आप ज्वाइन कर लिए थे क्या? हाँ, आए, आपने ज्वाइन कर दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑल इंडिया पसमानदा, नीतीश कुमार जी ऑल इंडिया नहीं बोलते थे, अखिल भारतीय पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अली अनवर साहब, उनके पहले, ठीक पहले
और सब लोग, कुछ लोग बोलते थे प्रमुख नेता, उनसे पहले हम बोलते थे और हमको जो एड्रेस करते थे और होर्डिंग में और जिंदाबाद नारा लग रहा है, ये एक जर्नलिस्ट का माने अजीब तरह का अनुभव था। तो फोटो छपने लगा अखबारों में भी, ये वो होने लगा। तो समझ लीजिए कि लोगों को लग गया कि ये अब तो ये तो सबसे मुख्यमंत्री जी के करीब हैं। तो अब समझ लीजिए कि दो बातों पर कंसेंसस एक तरह से हो गया था और ये भी हो गया था कि इन बातों को जल्दी लागू करना पड़ेगा, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगी। वो दो बातें थी कि अति पिछड़े के नाम पर हिंदू और मुसलमान दोनों अति पिछड़ों को ये मिलना चाहिए रिजर्वेशन। हम विधानसभा लोकसभा में तो नहीं दे सकते हैं, ये तो पार्लियामेंट का काम है, संविधान से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन नगर निकाय और पंचायत चुनावों में इनको हम रिजर्वेशन, हमसे 25% उन्होंने कहा था। ये तो ये हुआ, सुन लीजिए इसमें क्या हुआ, 25%। और दूसरी बात जो कंसेंसस बनी थी हम लोगों की बातचीत में, वो ये थी, हमने उनको बताया था कि देखिए मुसलमान वक्फ से संबंधित है, इसीलिए इसको हम यही कह देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। वक्फ से ये संबंधित है कि कब्रिस्तानें ज़्यादातर वक्फ की ज़मीन पर बनी। बिल्कुल, हाँ। तो हमने कहा कि देखिए कब्रिस्तानों, अब ज़मीन की कीमत शहर एज वेल एज देहातों में भी काफ़ी बढ़ गई है और उस ज़मीन पर कब्जा करने के लिए काफ़ी लोग माने कोशिश में रहते हैं। तो इसलिए कि कई केसेज आए थे लालू जी के समय में भी, कब्रिस्तानों में अगजा जलाने, कब्रिस्तानों में रास्ता बना देने, झोपड़ी बांधने, गाय भैंस बांधने के इंस्ट्रक्शन लालू जी ने ईमानदारी से मदद की थी उनको खाली कराने में, समझ रहे हैं ना। यहाँ तक कि एक बड़े कब्रिस्तान की घेराबंदी भी उन्होंने करवाई थी, इसी पटना ज़िले में बहादुरगंज एक है, पालीगंज थाने के अंदर, उसमें लालू जी के यहाँ हम उस गांव के सब लोगों को लेकर के गए थे। उन्होंने एसपी डीएम को डांटा तक था और कहा कि कल जा करके, और इनका एक एमएलए दीनानाथ यादव था, उसके बारे में हमने शिकायत की थी कि वो झोपड़ी बनवा दिया है, वो उन लोगों की मदद कर रहा है। तो उन्होंने हिदायत दी कि अगर वो दीनानाथ यादव भी आवे तो उसको मैंने बहुत वो अल्फाज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, कड़ाई से उस हाँ, एसपी और डीएम को कहा कि उसको तुम लोग पकड़ करके और उसको पकड़ करके जेल में ठूसना, हाँ, और ठीक कहा कि कल सवेरे जाओ तुम लोग। अली अनवर साहब, आप इन लोगों को इस रात में, शाम को हम गए थे, कहाँ रखिएगा? हमने कहा कि अरे बहुत सारे सिगोड़ी वगैरह के, बहादुरगंज के बहुत सारे पटना में लोग रहते हैं, लोग रह जाएंगे। तो नहीं, एकदम सूर्यास्त से पहले इन लोगों को कहिए कि गांव में जाए, कहें कि डीएमएसपी जाएगा तो उन लोगों को गवाही दें कि ऐसा हुआ है, दिखाएं। ठीक यही हुआ, वहाँ आगजा जलाया था, गाय भैंस झोपड़ी सबको उजाड़ दिया और गाय भैंस को भगा दिया और 10, 15, 20 लोगों को गिरफ्तार किया। होली में भी उनकी जमानत नहीं हुई और डर के मारे दीनानाथ यादव वहाँ नहीं आए उन लोगों की मदद के लिए। तो एक उनको एक कमिटमेंट देखा था। ये किस्सा हमने नीतीश जी को भी सुनाया था और कहा था कि इस तरह की चीज़ें होती हैं से आप मुसलमानों को देखिए, इस दुनिया से ज़्यादा आखिरत कहते हैं उस दुनिया की, हाँ। मरने के बाद उनकी चिंता, भारतीय लोगों की यही है, ये मुसलमान, इसलिए कुंभ में भी सब लोग चले, हाँ हाँ चले जाते हैं, हाँ। तो हिंदू मुसलमान सबका है अपने अपने, हाँ। तरीके से। तो क्या हो सकता है, हमने कहा कि देखिए एमएलए और एमपी को ये अधिकार है कि दे सकता है अपने फंड से। एमएलए का तो उस समय तक था नहीं शायद, एमपी दे सकते हैं, लेकिन एमपी का क्षेत्र इतना बड़ा होता है। दूसरा चीज़ कि वो अपना वोट बैंक जो अपने कास्ट को प्रेफर करता है, अगर यादव जीता तो यादव को, कुर्मी जीता कुर्मी को, जो जीता उसको। कब्रिस्तान इतना है कि उतना में होता नहीं है। तो कई एकड़ में कई जगह कब्रिस्तान है, वहीं बहादुरगंज का कब्रिस्तान कई एकड़ में था, लंबा चौड़ा। तो उन्होंने कहा क्या, तो हमने कहा कि उसका अलग से बजटरी प्रोविजन कर दीजिए। तो कहा ठीक है, ये घेराबंदी का, हाँ करवाएंगे। और उन्होंने
बजटरी प्रोविज़न तो नहीं किया, लेकिन हर कलेक्टर को जाता था। और हम जब तक 17 तक उनके साथ थे, जब तक कि वो बीजेपी में फिर से नहीं गए, तो तब तक उस समय करीब 5-5.5 हज़ार कब्रिस्तानों की घेराबंदी हो। अभी 8,000 बताते हैं। अभी 8,000 बताते हैं। तो ये दो बात, एक तो और 20% रिजर्वेशन, जब दूसरी या तीसरी चौथी में कैबिनेट में ये डिसीजन हुआ, हमको फ़ोन किया उन्होंने कि देखिए से आप लोग संभालिएगा, ये है बहुत विवाद वाला मसला, इसको देखिएगा, आप लोग अलर्ट रहिए, ज़रूरत पड़े तो तुरंत मैदान में उतर जाइएगा। और इसके समर्थन में हमने 20% कर दिया। तो हमने उनसे कहा कि सर आपसे तो तय हुई थी 25% की बात, आपने 5% अभी ही घटा दिया। तो उन्होंने कहा, समझ रहे ना, कि अरे भाई, एक बिरादरी का नाम लेकर के कि इस बिरादरी के लोग तो हमारे खिलाफ पहले से थे, आप समझ सकते हैं किसके बारे में कह रहे थे। लेकिन जो घुलनशील हमारी बिरादरियाँ थी, हम ये सब अपने तरफ से कह रहे हैं इस उस करके, क्योंकि बिरादरी का नाम लेना ठीक नहीं है। हाँ, लेकिन हम उसको अपना टर्म दे रहे हैं, आप अंदाज से या आपके दर्शक भी समझ लेंगे, समझ जाएंगे। जो घुलनशील बिरादरियां हैं, उसके विधायक और मंत्री भी इसके विरोध में थे, तो इसीलिए 5% हमने घटा दिया। ये देंगे नहीं किसी को, वो रिजर्व रहेगा, मौका देख के वो भी होंगे। हालांकि वो हुआ नहीं कभी, एक बार तो स्थानीय निकाय में 20% आरक्षण मिल गया अति पिछड़ों को, हिंदू मुस्लिम दोनों को। हाँ, उसमें हिंदू मुसलमान भी। मुसलमान का आप यही समझ लीजिए कि 99% मुस्लिम जो बिरादरियां हैं वो अति पिछड़ा में ही आती है। अति पिछड़ा में ही आती है। हाँ। तो ये दो काम हुए, एक तो घेराबंदी, हाँ। और दूसरा स्थानीय निकाय में इसका अति पिछड़ों को आरक्षण। हाँ, और बहुत सारे उन्होंने काम किए। ये जो हम समझना चाह रहे हैं कि नौकरियों में जो आरक्षण मिलता है, ये कब से है? ये उसके बाद से उन्होंने किया। मैं उन्होंने ही किया, या कर्पूरी ठाकुर जी वाले आरक्षण में था क्या मुसलमानों को, पसमानदा मुसलमानों को आरक्षण? पसमानदा सब तो नहीं था, अति पिछड़ा था। मुंगेरी लाल कमीशन में उसमें मुसलमानों को था? हाँ, मुसलमान थे उसमें। अच्छा, उसमें था। उसमें थे, इसलिए कि देखिए, पहला कमीशन जो बना, काका कालेलकर कमीशन, उसमें मुसलमान भी चिन्हित किए गए थे, जिसके कमीशन के मेंबर बिहार के अब्दुल कयूम अंसारी साहब थे। वो उस समय राज्यसभा के सदस्य थे। काका कालेलकर साहब ब्राह्मण थे, उस समिति के चेयरमैन थे, उसने रेखांकित कर दिया था, मुसलमानों को भी शामिल कर दिया। तो एक ब्लूप्रिंट था, हालांकि वो टेबल नहीं हुआ, लेकिन नौकरियों के आरक्षण का सवाल हाँ बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी के समय से होने लगा। मंडल कमीशन में हुआ, कर्पूरी जी ने शुरू किया। तो क्योंकि यहाँ मुंगेरी लाल कमीशन बना था, मंडल कमीशन से पहले उसकी रिपोर्ट आ गई थी। हाँ। तो ये हो गया था, मतलब इन्होंने स्थानीय निकाय का किया और घेराबंदी का किया, और भी तालीमी मरकज खोले, ये खोले, वो खोले, अपना बहुत सारे उनके अधिकारियों को पोस्टिंग दी, ये दी, वो दी, जो कभी माने कम मिलती थी, ये उन्होंने वादे पूरे किए, तो उनका बढ़ा। वरना अब तो कुर्मी समाज की आबादी, उस समय हम लोग 3% समझते थे, उन लोग कहते थे 4% या 5% कहते थे, लेकिन एग्जैक्टली हम लोग समझते थे, पत्रकार होने के नाते 3% है। लेकिन अब तो इस सेंसस में और घट गई है, 3% से भी थोड़ा कम हो गया है। तो कहने का मतलब कि 20 साल वो आदमी राज किए, तो मुख्य बात थी कि अति पिछड़े हिंदू और पसमानदा मुसलमान उनके साथ आ गए, और ये 2005 से 15 तक उनके साथ रहे। 10 में बहुत अच्छा रिजल्ट आया। 10 में तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया, और जब हम 17 में हट गए, उसके बाद तो 20 में ही चुनाव हुआ, तो 20 के चुनाव में 43 पर आ गए। एक भी इनका मुस्लिम कैंडिडेट नहीं जीता। इसके बारे में हम बात करेंगे, पहले हम इस बीच के बारे में बात करते हैं कि हम एक स्टोरी की है अभी, तो उसमें हम गिनती किए थे, तो पता चला कि पहली बार 2005 में 4 लोग जीते थे। उन्होंने चारों को मंत्री बारी से बनाया। और आप लोग राज्यसभा कब गए थे? हम लोग 6 में गए थे। आप और
अकेले गए पहली बार में सिर्फ आपको भेजा? अकेले गए। दूसरी बार में एजाज अली गए। नहीं, आपके साथ कोई हिंदू भी? हाँ, हिंदी में तीन आदमी हम लोग चुने गए थे। एक तो किंग महेंद्र चुने गए थे, और कैसे आप चुने जाते थे आप जानते हाँ, हैं। तीसरे सहनी जी, अनिल सहनी के पिताजी थे, हम नाम भूल रहे हैं, हमारे साथ वो गए थे। अच्छा, हाँ। महेंद्र सहनी या क्या नाम था, आप देख लीजिएगा, वो गए। मतलब उस समय पहली बार आप गए? अति पिछड़ा दो गए, एक हिंदू अति पिछड़ा और एक मुस्लिम, एक मुस्लिम अति पिछड़ा और एक किंग महेंद्र साहब, वो बिहार समाज से थे। हाँ, खैर। तो उसके बाद फिर और कौन कौन गए? उसके बाद एजाज अली गए, लेकिन 2 साल के लिए गए। एजाज अली गए, 2 साल के बाद कहकशा परवीन गई, कहकशा परवीन गई 6 साल के लिए और तीसरे बार में। और गुलाम रसूल बलियावी बलियावी गए। और एक कौन थे? गुलाम रसूल बलियावी पिछड़ा नहीं, हाँ, वो पिछड़ा नहीं है, अगली जाति के हैं। और इसके अलावा एक और गए थे? एक गए थे साबिर अली। साबिर अली, हाँ। तो वो रामविलास पासवान के पार्टी से आए थे, रिजाइन करके 2 साल उनका बाकी था, इन्होंने फिर नीतीश जी ने भेज दिया था। तो मतलब कि 4 आदमी, मैं, एजाज अली, कहकशा परवीन और साबिर अली, 4 पसमानदा मुसलमान के कोटे में गए राज्यसभा में। हम देखें कि 16 लोगों को उन्होंने विधान परिषद भेजा मुसलमानों को। हाँ, उसमें भी पसमानदा ज़्यादा। हाँ, गए। और मंत्री भी बहुत सारे लोगों को बनाया। तो उन्होंने रिप्रेजेंटेशन देने में भी कोई कमी नहीं। तो ये सारी दिक्कत फिर शुरू कब हुई? देखिए, जब 15 में वो महागठबंधन में गए, हाँ, लालू जी के साथ, तो उनका धीरे धीरे ध्यान इससे हटने लगा। किससे? पसमानदा की पॉलिटिक्स। अच्छा, लालू जी के साथ जाने के बाद कि अब उन्होंने समझा, पहले तो लालू जी नहीं थे उनके साथ, तो वो समझते थे कि MY में थोड़ा सा, हाँ, हमारा, तो समझते थे कि अब तो अपर कास्ट भी हमारे साथ आएगा लालू जी को, क्योंकि लालू जी से एक ये भी हम लोगों का विभेद था कि जितने मंत्री, जितने MLC, जितने जो कुछ बनाते थे वो अपर कास्ट से ही। जावेद हुसैन साहब को रहते थे किसी न किसी रूप में, शकील अहमद खान रहते थे, और एक सीतामढ़ी वाले खान साहब रहते थे, और इसी तरह से मतलब उनका ये था कि वो अगड़े मुसलमानों को ज़्यादा तरजीह अभी भी देते हैं। अभी भी देते हैं। अब राज्यसभा 2 भेजे उन्होंने 17 के बाद, तो दोनों अपर कास्ट के लोग। तो मतलब नीतीश जी ने जो आप लोगों का साथ लिया, तो कहीं न कहीं एक समझा जा सकता है कि उनका मकसद ये रहा होगा कि लालू जी का एक समीकरण है, MY समीकरण। हाँ। तो उसमें M यानी मुस्लिम का जो समीकरण है, उसके बीच में हम कैसे कुछ वोट अपने लिए ले लें। हाँ, ये मकसद रहा। बिल्कुल रहा। और 2015 में का रहता ही है। 2015 में जब दोनों साथ आ गए, तो फिर उन्होंने इसकी फिक्र छोड़ दी। उन्होंने एकदम नहीं छोड़ दिया, लेकिन थोड़ा हम लोग तो देखिए, जर्नलिस्ट तो बॉडी लैंग्वेज से भी न पढ़ता है लोगों बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और वो तो झलकने लगता है, धीरे धीरे होने लगा। फिर भी देखिए, हमारे जैसे आदमी इस बात से खुश थे और हम लोग इस पक्ष में थे कि महागठबंधन बनना चाहिए। हाँ, हम तो इस पक्ष में भी थे जब सरकार नहीं बन रही थी। आपसे टू दी वेरी फ्रैंक हम बतावें, राष्ट्रपति चुनाव के दरमियान जब सरकार नहीं बन रही थी, तो मैं नीतीश जी, लालू जी के पास इस बात के लिए गया था दिल्ली, उनसे मिला था। 1 घंटे तक बात आई, हमको गेस्ट तक छोड़ने आए थे। हमने कहा कि नीतीश कुमार जी को आप मदद कीजिए, आप बन लिए, भौजाई बन ले ली चीफ मिनिस्टर, आप नेशनल पॉलिटिक्स में आइए। अब ज़्यादा दिन हो गया, 15 साल बन लिए, भैया भाभी आप लोग बन लिए, तो अब नीतीश जी को आप मदद करके बनाइए। इसका एक तीर से 3 शिकार होगा। कहा कि ये क्या होता है, हमने तो 2 ही, एक तीर से 2 शिकार सुना है। हमने कहा कि हम 3 शिकार बनाए। तो वो कहा, तो हमने उनको बताया कि देखिए, नीतीश जी को आप छोटा भाई मानते हैं और ये मानते हैं कि हमारे राजनीतिक शत्रु के खेमे में चला गया है, तो उनको अलग कर दीजिए। दूसरा बात, रामविलास जी से आपको इधर बहुत विवाद है,
तो रामविलास जी चाबी लेते घूम पाकिटे में रह जाएगा, आप लोग मिल करके सरकार बना लीजिए, उनको चीफ मिनिस्टर बना दीजिए। तीसरी बात हमने कही कि बंगाल में आप तो यूपीए अलायंस के में थे, लेकिन आप तो अलायंस में रहे नहीं, वहाँ तो आप किनारे हो गए। उन्होंने कुछ उसकी मैंने उस पर चिंता जताई थी और उसकी एक तरह से दबे जुबान से निंदा की थी कि ये ठीक नहीं हुआ। तो सबको सबक मिल जाएगा। तो ये बात उन्होंने कहा कि तू नीतीश से बात पहले बढ़ा। हमने कहा कि नहीं, बात हमने नहीं किया, हमारे दिमाग में आई, हम यहाँ आए थे, तो हमने कहा हमारा बेटा रहता है, उसे मिलने के लिए आए थे। तो हमने कहा कि चलो बेटा जरा दिखाओ लालू जी का डेरा। गए, बिना अपॉइंटमेंट के गए, मिल लिए, 1 घंटा तक बात किए, गेट तक छोड़ने आए हमको। सब ताक रहा था कि भाई कौन आदमी आ गया है कि इसको कभी देखा नहीं, गेट तक छोड़ने जा रहा। तो हम ये बता रहे थे, हमको हैरत तब हुई, उसी दिन हम शुक्रवार था, हम लौट रहे थे संपूर्ण क्रांति से, तो आकर के गाड़ी पकड़ के लौटे। यहाँ देखा हिंदुस्तान अखबार में छपा हुआ है फर्स्ट पेज पर कि लालू जी और नीतीश कुमार दिल्ली से पटना आए उसी दिन, शुक्रवार की शाम को ही। ये लालू जी नहीं बताया कि हमको आज जाना है, नीतीश जी से तो कोई बातें नहीं थी इस संबंध में। तो आए और दोनों बात करते हुए आए पूरे रास्ते, और उसके अंदर में लिखा था कि अखिलेश सिंह उनके साथ, लालू जी के साथ थे फर्स्ट रो में, और लालू जी अगल बगल बैठे थे। जब नीतीश जी आए, उनकी सीट थोड़ी पीछे पड़ गई फर्स्ट क्लास में, तो इन्होंने कहा अखिलेश जी को, ये छपा था कि अखिलेश जी को कहा कि जा नीतीश को बोलिए कि लालू जी आपको बुला रहे हैं और उनकी सीट पर आप बैठ जाइए। अखिलेश जी जो अभी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उस समय आरजेडी के थे। तो उस ये बात हुई। हाँ, तो अखबार लिखता है कि वो गए तो लालू जी, नीतीश जी ने लौटा दिया कि नहीं हम नहीं जाएंगे, आप जाइए। वो आके कहे कि नहीं आ रहे हैं, तो इन्होंने फिर कहा कि नहीं, फिर जाइए, उनको कहिए कि बुला रहे हैं और हमको कहें कि वहीं उनकी सीट पर तब तक बैठिएगा, आप चले जाइए वहाँ। तो दूसरी बार में नीतीश जी आए, उनके साथ बैठे, आइए करके आए। अब सोचिए कि उस पत्रकार को ये सारी खबरें कहाँ से मिली? ना खबरें नहीं, उस पत्रकार को जो उनको सलाह दे के आया है, कल को गए, या एक्टिविस्ट पत्रकार, बिल्कुल एक्टिविस्ट कि आप कर लीजिए, अखबार में छपा है। हमको लगा कि अरे ये तो हमारा सलाह काम कर गया, सलाह काम कर गई क्या, ये बनने जा रहा था, लेकिन खैर नहीं बात। लेकिन 2015 में बन गया, जिससे आप लोग को भी खुशी हुई। हम लोगों को भी खुशी कि हम लोग ये चाहते थे। लेकिन जब 17 में फिर तोड़ करके गए, तो हमारा मुख्य मुद्दा ये था कि जनता में ये हम ही लोगों के साथ नहीं कि हमसे राय नहीं लिए, शरद जी से राय लिए थे। शरद जी ने जो 13 में बीजेपी को छोड़ने के खिलाफ थे शरद जी, हाँ। लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि नहीं, आरजेडी को छोड़ना नहीं चाहिए। तो ना शरद जी ने हमको बताया, ना नीतीश जी ने हमसे कोई राय ली। उस समय हमारे से राय बात होती थी 13 में, इस समय राय बात नहीं हुई, इसलिए कि वो जानते थे कि बीजेपी के साथ जाने के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि 13 में हम नीतीश जी से भी आगे था उनको बीजेपी से हटाने के अभियान में। तो उन्होंने कहा कि हमारा ये कहना था कि हम लोग 15 का जो चुनाव जीते हैं वो एंटी बीजेपी वोट मांग के जीते हैं। बिल्कुल। तो ये तो पूरे बिहार की जनता के साथ माने विश्वासघात होगा। हम लोग बहुत कर सकते थे तो फिर से फ्रेश चुनाव में जाते, ये कर सकते थे, लेकिन हम उस मैंडेट के खिलाफ हम सरकार बना रहे हैं, ये वाजिब नहीं। अच्छा, आप चूँकि उस समय बहुत करीबी भी रहे होंगे, क्या वजहें थी इनके जाने की? देखिए, पहले से पक रही थी बातें, हम आपको बताएं कि क्या उनको राजद के साथ दिक्कत हो रही थी? देखिए,
राजद के साथ कहे तो यही। हमको लगता है एक चीज़ हम मार्क किए थे, एज ए जर्नलिस्ट आपको बताए, आपको याद होगा कि गुरु पर्व का सिखों का बहुत बड़ा एक जलसा हुआ। हाँ, गांधी मैदान में पूरा टेंट बसा था और सिख बाग बाग थे, खुश थे, इतने दुनिया भर से सिख आते हैं यहाँ पटना सिटी गुरुद्वारे में, और बड़े पैमाने पर पूरा पटना सजाया गया था, बहुत सफाई और सुरक्षा का इंतजाम, बहुत आवभगत उनका नीतीश जी ने कराया था। उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी भी आए थे, और जो मोदी जी के सामने जो मीटिंग हुई थी, कुछ हो रहा है क्या, मीटिंग जो हो रही थी उसमें लालू जी ऑडियंस में थे और नीतीश जी प्रधानमंत्री के साथ बैठे हुए थे। हाँ। मैं यहाँ नहीं था, दिल्ली में था। मैं जब वो फोटो देखा टीवी में, हमने उसी समय समझ लिया कि शीशा दरक गया। हाँ, ये तो आपने समझ लिया, लेकिन हाँ। वाकई क्या दिक्कत थी या कोई और वजह थी, आपको कुछ समझ में आया? हाँ, दिक्कत थी। दिक्कत ये थी थोड़ा बहुत इधर उधर से नीतीश जी से सीधे हमारी कोई बात नहीं संबंध अच्छा, नहीं हुई थी। लेकिन ये हम सुनते थे कि ये ट्रांसफ़र में, पोस्टिंग में ये सब दखल दे रहे हैं नीतीश जी को, ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, और कुछ इस तरह की बात थी। लेकिन हमारा ये कहना था कि भाई मेजर पार्टनर है, आपसे ज़्यादा सीट है, आपका कम है, तो वो तो चाहेगा कि डीएम एसपी के ट्रांसफ़र में, पोस्टिंग में हमारा भी से हो, हमारे आदमी भी हों। तो इसमें अनयूजुअल कहाँ है? बीजेपी के साथ भी आप रहते थे तो वो भी चाहती थी, कराती थी। तो ये दिक्कत है। हाँ, लेकिन बीजेपी से छोड़ने का जो मकसद कारण बना 13 में, एक तो था कि मोदी जी आए और नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक मौर्या होटल में थी, उसमें सब नेता आए, बीजेपी के अडवाणी जी सब लोग आए, और यहाँ पर एक होर्डिंग लगा दिया कि 5 करोड़ रुपया चंदा बाढ़ के समय दिया मोदी जी के गुजरात सरकार ने, तो मोदी जी के फ़ोटो के साथ, तो उससे भड़क गए। लेकिन वो तत्कालिक कारण था, उसके पहले से कुछ चीज़ें चल रही थी। जैसे नीतीश जी इस बात को लेकर चिंतित थे कि हमने, और हमसे देखिए, हमसे पॉलिटिकल बात होती थी, कोई गुटवा, वो कहते थे दूसरे लोगों के सामने कि सिर्फ ये पॉलिटिकल बात करते हैं, कोई गुटबाजी की बात नहीं करते हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग से इनको कोई मतलब नहीं है। कई बार लोगों को कहते थे अपने नेताओं को, देखिए इनसे सबक सीखना चाहिए। तो मैंने भी उनको कहा था, वो भी खुद इस बात को मानते थे कि भाई हम लोग लड़ रहे हैं ज़्यादा सीट पर, लेकिन जीत रही है बीजेपी ज़्यादा सीट, स्ट्राइकिंग रेट उसका ज़्यादा है। और उसकी वजह ये है कि आपने अति पिछड़ा और महादलित हम लोगों ने शुरू किया, उनमें हम लोगों ने पैठ बनाई, और तुरंत उसने प्रकोष्ठ बनाया, हम लोगों ने तुरंत, बीजेपी ने भी महादलित अति पिछड़ा प्रकोष्ठ बना लिया, उसमें पैठ बना रही है। तो इसको लेकर के हमने कहा कि ये भी एक वजह है कि उसका स्ट्राइकिंग रेट बढ़े या उसमें पैठ हो रहा है। तो वो देखे कि ये हमारे डोमेन में घुस रहे हैं। तो एक ये चिंता थी, और ये चिंता थी कि आरएसएस यहाँ फैला रहा है। और ये भी समझ में आ रहा है कि ये अटल आडवाणी के समय का मामला अब नहीं रहेगा, नहीं रहेगा जब मोदी जी आएंगे तो। हाँ, नहीं रहेगा। ये भी थी कि वो भी ओबीसी के हैं, हम भी ओबीसी के हैं, हमारा भी क्लेम तो कहें ना कहें, रह करके, लेकिन क्लेम ये भी था उनका, क्लेम था कि रह करके नारा लगता था पार्टी। मतलब 2010 के बाद से उनके नेशनल एम्बिशंस बहुत बढ़ गए, बहुत थे। जैसे कि आपने कहा था कि वो कहते थे कि बैसाखी छोड़ देंगे। हाँ। तो 2010 एक ऐसा समय था जब वो बैसाखी छोड़ सकते थे। हाँ, लेकिन उन्होंने बैसाखी छोड़ने के बाद उसको और पकड़ लिया। और सुनिए, इसमें भी एक घटना है। 10 के लिए चुनाव में एक दिन हम लोग जा रहे थे, हम और शरद यादव जी, एयरपोर्ट पर बाहर में तमाम अपन मीडिया वाले अपना लगा करके स्टैंड अपना रखे। उस समय तो ये मोजो नहीं था, बड़ा वाला कैमरा लगाया। हम लोगों के आगे, हमारे आगे गए आडवाणी जी गए, उसके बाद ये शरद यादव जी गए थे आगे से, और मैं जा रहा था उनके पीछे। तो वो लोग तो बड़े नेता हैं, उन लोगों को तुरंत
कुछ दो शब्द बोल करके वो लोग निकल गए। शरद जी तो ऐसे ही थी करके ठेल के निकल जाए, चलो हटो करने दो, देर हो रही ये वो। हम तो पकड़ा गए। तो मीडिया के लोगों ने पूछा कि लीजिए, तो आपको अकेले का आपकी पार्टी को बहुमत आ रहा है से। तो हमने कहा कि आपके मुंह में घी शक्कर। तो उन लोगों ने कहा कि अकेले का बहुमत आ जाएगा तो क्या करिएगा। तो हमारे मुंह से थोड़ा हंसी मजाक वाली बात निकली कि अरे क्या करेंगे, मिठाई बांटेंगे, हंसेंगे, कूदेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, तो और क्या करेंगे। तो हमने इसमें कि नाचेंगे, गाएंगे और क्या करेंगे, मिठाई बांटेंगे। अब इसका मामला ट्विस्ट करके मीडिया ने ये लगा लिया कि अली अनवर के कहने का मतलब ये है, समझ रहे हैं ना, कि हम अलग हो के सरकार बनाएंगे। हमारे दिमाग में कहाँ से वो कनेक्ट कर रहा था वो बात जो रेल मंत्री कह रहे हैं कि जीतेंगे, बहुमत आ जाएगा तो बैसाखी हटा देंगे। तो उनके मुंह से सुनी हुई बात बहुत पहले हमको माने वो अक्स हमारे ये कहने में आ रहा था, जो हमारे दिमाग में ये जरूर बात थी। गए हम, चले गए, तो हमको चले गए, कोई इसमें ऐसी बात है नहीं, हमने तो ऐसे ही कह दिया हंसी मजाक में। ऐसी कोई बात नहीं कही कि हम हटा देंगे उनको, अकेले की सरकार बनाएंगे। इन लोगों ने अपने से मतलब निकाल दिया। अब तो उधर से लौट के आए तो शरद जी तो चले गए, उनको कोई नहीं, हमको पकड़ लिया। सब पहले से था क्या, तो आसमान टूट पड़ा है। ऐसा लगा कि भाई ये हो गया। और रामानंद तिवारी, शिवानंद तिवारी जी आया और खंडन किया कि ऐसी बात नहीं है, जीतेंगे हम लोग। तब और पता ये चला कि हमारी मीडिया में चलने लगा तो बीजेपी के सब नेता जैसे सुशील मोदी और दूसरे नेता जो है सब नीतीश जी के एक अन्य मार्ग में है और कहे कि ये चौथे फेज का इलेक्शन चल रहा है, इसमें आपके अली अनवर साहब ने इस तरह की बात कह दी। तो बने तो नीतीश जी ने शिवानंद तिवारी जी को भेजा, कहा कि कह दीजिए कि हम ठीक करेंगे, ऐसा कोई पार्टी का विचार नहीं है, जो भी है सब लोग हम लोग साथ में सरकार बनाएंगे। तो हमको कहा, तो हमने कहा कि भाई हमने ये कहा हमने आज अपने स्टैंड पर कायम है। हालांकि नीतीश जी ने कभी हमको नहीं कहा, मना नहीं किया कि इस तरह काय है बोले। तो ये सारी चीज़ें हुई। हाँ। अब आते हैं 17 पर, जब आपने पार्टी जदयू छोड़ दिया जी, तो जदयू छोड़ने की वजह यही रही कि वो लोग फिर से बीजेपी के साथ चले गए। हाँ जी, जो आपको जम नहीं रहा था, क्योंकि आपका कहना था कि मैंडेट मिला था महागठबंधन में रहने का बीजेपी के खिलाफ हम लोग लड़के जीते थे, तो इसलिए आप अलग हो गए जी। तो आज की तारीख में एक सवाल उठा था कि अगर पसमानदा वक्फ संशोधन बिल से दुखी है तो इसलिए क्योंकि उनको डॉक्टर पर भरोसा नहीं है। तो एक जो दूसरा डॉक्टर है बिहार में, नीतीश कुमार, आज की तारीख में नीतीश कुमार पर कितना भरोसा है? देखिए, नीतीश कुमार जी पर तरस आती है कि बेचारे अस्वस्थ हो गए हैं। कोई हो सकता है, हम भी हो सकते हैं। हाँ, ये तो अलग बात है, उसका कोई हम मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। लेकिन राजनीतिक बात जो है, हाँ, राजनीतिक बात ये है कि काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं और उसकी वजह यह है कि 43 पर आ गए, एक भी मुस्लिम उनका नहीं जीता। वक्फ को लेकर के उनकी पार्टी में भी जो रिएक्शन हुआ, उस समय भी थे गुलाम रसूल बलियावी थे, गुलाम गौस थे, कहकशा परवीन थी। हालांकि कहकशा परवीन ने अभी भी कुछ नहीं बोला है, और कई लोग थे, कई लोग बोले। जो शिया वक्फ वाले भी, उन्होंने भी कुछ कहा है। हाँ, अब्बास। हाँ। तो असल में देखिए, उस समय तो उन लोगों को नहीं लगा कुछ, उस समय तो लोग कुछ नहीं बोले, उनके साथ रहे।
अब उन लोगों को लग रहा है, उन लोग भी इस बात को समझ गए हैं कि नीतीश जी अब तो रहेंगे नहीं। ये बात हम भी समझते हैं और ये नीतीश जी भी हम समझते हैं कि इतना भी नहीं अस्वस्थ हैं कि ये नहीं समझते हैं कि वो लोग नहीं माने हमको फिर नहीं बनाएंगे। लेकिन एक उम्मीद है, मरने वाले को भी एक उम्मीद रहती है कि कोई चमत्कार हो जाए, हमारा स्ट्रेंथ बढ़ जाए तो हमारे ऊपर डिपेंड हो जाए, या ये सोचते होंगे कि आ जाए, एक साइजेबल हो जाए तो उस समय हम पलटी मारें फिर आरजेडी के तरफ। तो हम उस स्ट्रेंथ के साथ तो कम से कम हम नहीं तो अपने बेटे को बढ़िया से एस्टेब्लिश करा देंगे, ये सोच रहे होंगे। और उनको भी हक है सोचने का, बिल्कुल वो सोच रहे होंगे। हाँ, लेकिन मुसलमान पसंदीदा मुसलमान हम लोग ये सोचते हैं कि एक तो अब वो पहले जब हम लोग उनके साथ थे तब वो इंजन थे, अब तो खाली डब्बा बन गया है। हाँ, उनके पास कोई चीज़ नहीं है। और ये एक समझिए एसिड टेस्ट था, ये वक्फ बिल एक एसिड टेस्ट था, उसमें ये खरा नहीं उतरे। दूसरी बात ये कि जो ये कहते फिर रहे हैं कि हमारे राज्य में दंगा फसाद नहीं हुआ। अरे आपके राज्य में, आपके होम लैंड में, होम डिस्ट्रिक्ट में दंगा हुआ, वहाँ लाइब्रेरी में आग लगाया गया और वहाँ के लोगों का, मुसलमानों का, जो पसमानदा मुसलमान भरे हुए हैं, उनकी दुकानें जलाई गई, उनकी धरपकड़ हुई। और जिस बीजेपी के वहाँ विधायक को लेकर के चर्चाएं चल रही थी कि वो सब तमाम प्लानिंग करके और वहाँ से ऐन मौके पर बाहर चले गए थे, आउट ऑफ स्टेशन हो गए थे, लेकिन उनका तो कुछ नहीं हुआ, किसी का कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह से आपको लगता है कि ये इनके राज में ये मैं आपको सीतामढ़ी में बीच चौराहे पर 80 साल के एक बुजुर्ग जो शहर में कुछ टेंशन था वो आ रहा था, उस पर पेट्रोल छिड़क के बीच चौराहे पर, वो भी संजोग से पसमानदा मुसलमान था, कोई अंसारी था, वो उसको साइकिल पर आ रहा था, जिंदा जला दिया गया, कुछ नहीं हुआ। और यही गुलाम रसूल बलियावी को इन्होंने वहाँ भेजा था ये कहने के लिए कि नहीं, ये कम्युनल राइट का, ये कम्युनल फ्लेंजी नहीं है, ये कुछ अंदरूनी झगड़ा था। कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन बेशर्मी की हद थी कि ये जो मौलाना गोल टोपी पहन के दाढ़ी लेकर के चलते हैं, अभी तो बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि एमएलसी अब नहीं है, एमएलसी रहते तो नहीं बोलते, उस समय एमएलसी थे। ये जो आप वक्फ बोर्ड वाले को कह रहे हैं सिया वक्फ, ये जानते हैं कि नीतीश जी हैं तो हम हैं, और नीतीश जी अब तो जाएंगे, तो अब तो ये बनने वाले नहीं है, तो हमारा तो इसके बाद रहने वाला नहीं है। तो ये स्थिति आप बता रहे हैं। हाँ, कि इनकी भी स्थिति है ना। कोई भी उनके जो लोग बोल, नीचे के कार्यकर्ताओं को नहीं कह रहे हैं, जो एमएलसी हैं, जो एक्स एमपी हैं, जो एक्स एमएलए हैं, या जो खालिद अनवर हैं, उनको बोलना चाहिए। तो कुल मिला के ये है कि अब नीतीश जी, आपका मानना है कि नीतीश जी अब इस स्थिति में नहीं रह गए कि बीजेपी के साथ रहते हुए भी मुसलमानों और ख़ास तौर पर पसमानदा मुसलमानों के हक की बात कर सकें। और अब आखिरी सवाल आपसे कि आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है हाल ही में, 2017 के बाद पहली बार किसी पार्टी में आपने बजाते हैं आपने सदस्यता ली है। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी पसमानदा मुसलमानों के सवाल को आगे बढ़ाएगी? देखिए, हमने जब भी बात की है, पसमानदा की बात करते हैं, लेकिन देखिए पसमानदा जो शब्द हमने चुना, उस शब्द के पीछे हमारा क्या है, इस शब्द को चलाने के पीछे कोई जानता नहीं था, ना इसका इस तरह से इस्तेमाल होता था, कहीं डिक्शनरी में होगा, हम खुद वाकिफ़ नहीं थे। अगर वाकिफ़ रहते तो ये मसावात की जंग लिखने के समय भी उसका हम चर्चा करते, पसमानदा की जंग लिखते। हाँ। लेकिन जब बात आई संगठन बनाने की, और बात इसलिए आई कि हम पर हमले चारों तरफ से होने लगे, जो ट्रेडिशनली काबिज लोग थे इस किताब के चलते,
एक यहाँ एन सिन्हा इंस्टीट्यूट में हमारे संगठन बनाने के 1-1.5 महीना के अंदर एक सेमिनार हुआ, उसमें हमारे खिलाफ पेपर बिना नाम लिए पेपर पढ़ा गया। कई मस्जिदों में खुतबा में लोग कहते थे कि कोई ऐसा आदमी पैदा हो गया है जो कि मुसलमानों को बांट रहा है। तो अब ये था कि भाई हम भूल रहे हैं कहाँ, हम ये पूछ रहे थे कांग्रेस हाँ, इसलिए मैंने पूछा क्योंकि जो भी पार्टियां मतलब मुस्लिम को एक के समर्थन रहती है, वो मुसलमानों के जो मजबूत लोग हैं उनके इस बात को फॉलो करती है कि मुसलमानों में कोई बंटवारा नहीं, कोई जाति नहीं। हाँ जी। तो क्या कांग्रेस इसको स्वीकार करेगी? देखिए, हम वही कह रहे थे कि जो पसमानदा का मतलब मुस्लिम सिर्फ नहीं, या पसमानदा एक रिलीजन न्यूट्रल, कास्ट न्यूट्रल शब्द है। पसमानदा नाम की का ना कोई जाति है, नाम की ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है। तो जो भी हु लेफ्ट बिहाइंड, जो पीछे छूट गए जिंदगी की दौड़ में, हाशिए के लोगों को आप कहिए, शोषित कहिए, वंचित कहिए, रिप्रेस्ड कहिए, अप्रेस्ड कहिए, तो इसमें हम लोग हैं। तो हम जब बना रहे थे तो इस शब्द को इसलिए चलाया कि पॉलिटिक्स को रिलीजन से डीलिंग करने का मकसद था हमारा। हम इस बात को समझ रहे थे, चाहे बाबरी मस्जिद का मामला हो, चाहे फांसीवाद का मामला हो, चाहे और भी दुनिया में जो हुआ, अफ़गानिस्तान में हुआ है, तालिबान में हुआ, फलान हुआ, ढकान हुआ, जो ईरान में हुआ, इराक में हुआ, तो इन सब से हमने ये सीखा था कि ये रिलीजन और पॉलिटिक्स का जहाँ घालमेल होता है तो वो बड़ा विनाशकारी होता है। तो इसलिए हमने रिलीजन न्यूट्रल ये शब्द को हमने चुना। पसमानदा डिनोट्स क्लास नॉट कास्ट। पसमानदा कोई रिलीजन को नहीं बताता है। तो इसलिए जब राहुल जी कहते हैं खास करके कि हम दलितों, पिछड़ों, आदिवासी, तो कहते हैं ना, वो कहते हैं कि अपर कास्ट की हेजोमनी है सब जगह। हमारी पार्टी में भी वो कहते हैं कि हमारी पार्टी में भी है, और हम चाहते हैं इसको बदलना। तो उन पर भरोसा करके कि भाई जब हमारे लोग भी शेड्यूल कास्ट की तरह के हैं, हमारे लोग ओबीसी की तरह के हैं, हमारे लोग ईबीसी के तरह के हैं, हमारे लोग आदिवासी भी हैं, हमारे लोग जनरल कैटेगरी के भी लोग हैं, हमारे भी अपर कास्ट के लोग पॉलिटिक्स पर हर जगह हावी हैं उन्हीं की तरह। तो जब ये करेंगे तो लॉजिक तो यही है, हम यही समझते हैं। और उनसे जो मुलाकात हुई है, हम लोगों का एक डेलीगेशन भी उनसे मिला है और हम लोगों ने अपनी बात रखी है उनके सामने। उनका क्या कहना है? क्या वो इस चीज़ को समझते हैं, जैसे नीतीश जी ने इस चीज़ को समझा और कहा कि मुसलमानों में भी वंचित तबका है, जातियों का विभेद है, धर्म परिवर्तन से सामाजिक स्थिति नहीं बदलती? क्या राहुल जी इस बात से सहमत हैं? देखिए, उन्होंने पहले अति पिछड़ा भी नहीं बोलते थे, अब अति पिछड़ा और महादलित दोनों बोलते हैं। महादलित बोल रहे हैं, अति दलित भी बोलते हैं, अति दलित भी बोल रहे हैं। हम लोगों से बात जो हुई उसमें 2-3 बार उन्होंने पसमानदा शब्द भी उनके ज़बान से सुना है। हाँ, तो एक बात का भरोसा है। दूसरी बात का ये भरोसा है कि हमारा तो ये था कि संपूर्ण दलित आंदोलन हमने पसमानदा तस्वुर लिखा, तो इसमें यही अवधारणा है कि हम इस तरह का समाज बनाना चाहते हैं कि पूरे हाशिए के लोग, किसी धर्म के लोग हैं, उनके बीच हम ये करें संवाद। वो सही बात है, वो बिल्कुल सही तो बात है। वो हमारे भाई पिछड़े जो हैं, अति पिछड़े हैं, जो महादलित हैं, दलित हैं, सब तरह के लोग हैं, वो हमारे इस मिशन को उन लोगों ने भी प्रचार में लाया है। तो उन लोगों के साथ हम मिलकर काम करते हैं। वो लोग भी दबाव बनाएंगे आने वाले समय में इस इशू। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं मुस्लिम वोट बट ना जाए तो हम इस शब्द का इस्तेमाल? देखिए, ये हम ईमानदारी की बात है कि अगर जुबान से नहीं बोलते हैं तो कहीं ना कहीं ये डर और ये शंका लोगों को होती है। तो आप कब तक भरोसा करेंगे? नहीं, हम तब तक हम ये कह रहे हैं
कि बीजेपी जो है अनडेमोक्रेटिक पार्टी है और वैचारिक रूप से वो मनुवादी पार्टी है, तो हम लोग जिनके खिलाफ हैं और वो अगर आता है तो स्वाभाविक है कि हमारे लोग आएंगे, हमारे लोग कोई रोक नहीं सकता है। या ऐसा तो नहीं होगा कि चूंकि आपको बीजेपी के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़नी है तो फिलहाल पसमानदा के मुद्दे को आप स्टैंड बाय में रख देंगे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और हम अपने लिए कहीं नीतीश जी से भी कभी नहीं कहा था कि हमको राज्यसभा भेजिए या ये कीजिए या वो कीजिए, कभी नहीं कहा। अपने से बुला करके दिए दोनों बार। आपको बताएं कि पहली बार हमने कहा कि हम तो आपकी पार्टी में है नहीं, वो हमको अपने ड्रावर से एक गोल्डन रंग का 5 का सिक्का दे रहे थे कि ये लगनी है, शुभ है, तो नॉमिनेशन के लिए। हमने कहा कि 5 ही रुपये में होता है क्या? तो उन्होंने क्या कहा, नहीं जानते हैं, 5000 में होता है। तो हमने कहा कि 5000 दीजिए, तो उन्होंने कहा कि 5000 भी नहीं है क्या आपके पास? हमने कहा कि है काहे नहीं, लेकिन हम तो पार्टी के मेंबर नहीं है आपके, आज आप ही के पैसा से नॉमिनेशन करेंगे। तो उन्होंने बेल दबाया, श्रवण जी अनवर साहब को 5000 दीजिए। जब रुपया मिल गया तो हमने, जब खड़ा थे श्रवण जी, हमने कहा कि हम आपको लौटा देंगे, लेकिन आज भरेंगे नीतीश जी के ही पैसा से, पार्टी के ही पैसा। बहुत अच्छा, मुझे उम्मीद है और हम लोग भरोसा करें कि आपका आंदोलन और आपका जो सवाल जिसकी शुरुआत आपने पिछली सदी के आखिरी दशक में की थी, एक पत्रकार से आप एक आंदोलनकारी बने और राजनीति में आए आप ज़रूर, लेकिन आप अभी तक एक एक्टिविस्ट हैं, आंदोलनकारी हैं और मुसलमानों के बीच में जो वंचित तबका है उसके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो लड़ाई आपकी कांग्रेस में भी जारी रहे और आपसे बहुत अच्छी बातचीत हुई, बहुत शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।